नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसमें लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, उनका परिचय देखा और चैप्टर की समरी सुनी। अब देखो बेटा, आज चैप्टर पढ़ते हैं अपन। और नेताजी का चश्मा, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसा कुछ भी मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। यानी यहाँ जिस स्थान की बात की जा रही है वो एक कस्बा बताया गया है, मतलब एक गांव से बड़ा और शहर से छोटा जहाँ नगर पालिका होती है। तो हालदार साहब अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में उधर से गुजरते थे और वहाँ हर 15 दिन बाद में वहाँ से गुजरते थे। उस कस्बे में लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। यानी नगर पालिका के कार्य होते हैं कि कहीं सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। इसमें लेखक क्या कह रहा है कि जो नगरपालिका थी उसमें जो उत्साही, यानी जिसमें उत्साह भरा होगा, उत्साही जिसमें उत्साह भरा होगा किसी कार्य करने के लिए, ऐसे किसी प्रशासनिक अधिकारी ने जो मुख्य बाजार है उस कस्बे का, जो चौराहा, जो हृदय स्थली बताएं बीच का जगह जो है, तो उसमें एक संगमरमर की सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। और ये जो कहानी है, जैसे नाम से ही पता चलता है कि नेताजी का चश्मा, यानी उस मूर्ति के एक छोटे से पार्ट के बारे में, जहाँ पर चश्मे जो नेताजी की मूर्ति बनाई गई थी और उस पर जो चश्मा नहीं लगाया गया था उसके बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब देखो कि हालदार साहब उधर से गुजरते थे, देखा कि मूर्ति के नीचे लगा हुआ था, नाम लिखा हुआ था मास्टर मोतीलाल। तो ये अनुमान लगा रहे हैं हालदार साहब कि अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने या अच्छे मूर्ति की लागत, यानी कुल जो खर्चा होता है उसका अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण, जो उपलब्ध बजट मतलब जो खर्च के लिए मिला हुआ धन, उसे कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह है, यानी कि ऊहापोह देशज शब्द की क्या करें कि नहीं करें, जो दुविधा में रहते हैं, वैसे चिट्ठी पत्रियों में समय बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की जो शासन अवधि होती है, एक निश्चित समय होता है, वो समाप्त होने की घड़ियाँ पास में आ गई होंगी, तो फिर ये कार्य फटाफट क्या कर दिया गया, वहाँ के स्थानीय कलाकार को ही ये देने का निर्णय लिया होगा। और जो हाई स्कूल थी वहाँ उस कस्बे में, और उसमें अकेले जो ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, शायद उनको ये काम सौंप दिया गया होगा, और जिन्होंने क्या किया, महीने भर में मूर्ति बनाकर उनको पटक देना, मतलब तैयार कर देना का विश्वास दिला दिया। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। लेकर क्या कह रहा है कि पूरी मूर्ति की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, टोपी की नोक से लेकर कोट का दूसरा बटन होता है लगभग कोई 2 फुट ऊंची, और जिसे क्या कहा जाता है, बस्ट कहा जाता है। इसे अंडरलाइन कर लेना बेटा कि बस्ट का मतलब होता है वक्ष स्थल अर्थात छाती, यहाँ तक की जो मूर्ति बनी हुई थी और बहुत ही सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कुछ कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। यहाँ हालदार साहब ने देखा कि नेताजी की मूर्ति थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, कुछ कुछ मासूम, मासूम मतलब एकदम भोले भाले से लग रहे थे, और कमसीन, कमसीन का मतलब होता है सुंदर,
कि बहुत ही मासूम और सुंदर लग रहे थे, एकदम भोले भाले से मूर्ति एकदम सुंदर लग रही थी। फौजी वर्दी में इन्होंने फौजी की जो ड्रेस होती है वो पहना रखी है मूर्ति को। मूर्ति को देखते ही क्या याद आता है, जो सुभाष चंद्र बोस ने जो नारे लगाए थे, दिल्ली चलो तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो सारे नारे उनके याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य मतलब यहाँ पर हवलदार साहब क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रयास था उनका मूर्ति लगाने का, वो बहुत ही सफल और सराहनीय प्रयास था। और एक चीज़ की जो कसर यानी कमी, जो कमी थी वो जो देखते ही खटकती थी, खटकता ने मतलब किसी चीज़ की कमी और अपन को देखते ही महसूस हो जाती है कि इस चीज़ में इस चीज़ की कमी है, और वो क्या थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब देखो बेटा नेक्स्ट पेज देखिए। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। यहाँ हवलदार साहब क्या कह रहे हैं कि एक सामान्य से और सचमुच के चश्मे का चौड़ा जो काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो हवलदार साहब जब पहली बार इसको देखे, वहाँ कस्बे से गुजर रहे थे और चौराहे पर जो पान की थड़ी लगी रहती थी उस पर हमेशा वो पान खाते थे, और वहाँ पर खड़े खड़े उस मूर्ति को भी निहारते थे। और जब वो देख रहे तब उन्होंने लक्षित किया, मतलब लक्षित का मतलब होता है कि ध्यान दिया, ध्यान दिया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी यानी आश्चर्य से युक्त मुस्कान फैल गई। ये आइडिया भी ठीक है कि ये जो आइडिया है, जो विचार है जिसका भी कि ये आइडिया भी ठीक है, यानी ये विचार भी अच्छा है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल, यानी चश्मा क्या है, वास्तविक है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जा सकना चाहिए। कि हवलदार साहब ये देख लिया कि मूर्ति तो मूर्ति अच्छी है, बनाया गया जो मूर्ति देख रहे थे, मूर्ति का चेहरा, उनके चेहरे पर, उन मूर्ति को देखकर उनके चेहरे पर एक आश्चर्य युक्त मुस्कान आ जाती कि वाह भाई, क्या आइडिया, क्या विचार है कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा इस पर क्या है, वास्तविक लगाया गया है, रियल लगाया गया है। और वापिस जैसे रवाना होते हैं तो जीप कस्बा छोड़कर जैसे ही उस कस्बे से आगे बढ़ती है, तो हवलदार साहब बैठे बैठे उस मूर्ति के बारे में सोचते हैं और अंत में इस निष्कर्ष यानी उस निर्णय पर पहुंचते हैं कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय है कि मूर्ति लगाई गई, और उनकी जो भावनाएं हैं, जो देशभक्ति का इनके अंदर भाव है, कि मूर्ति के रंग रूप कद का कोई महत्व नहीं होता, यहाँ भावनाओं का होता है कि एक देश मूर्ति पर जो चश्मा नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि उस चश्मा लगाया जा रहा है। तो लेकिन वैसे वर्तमान समय में देशभक्ति क्या बन गई है, आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार हवलदार साहब जब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। कि हवलदार साहब का तो वहाँ से आना जाना रहता था उस कस्बे से, हर 15 दिन से वो कंपनी के काम से वहाँ से जाते थे। तो इस बार उन्होंने क्या देखा कि उधर से जैसे ही गुजरे, वहाँ चौराहे पर रुके, पान वाले के पास पान खाए, तो मूर्ति की तरफ देखा तो उनको कुछ अंतर नज़र दिखाई दिया। कि पहले ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि आज तो चश्मा दूसरा है नेताजी की मूर्ति पर, कि वाह, पहले तो मोटा फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब आज क्या लगा रखा है, तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा हुआ है। और हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक यानी आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा जो होती है, जिसमें आश्चर्य भी होता है और जानने की जो इच्छा भी होती है, वो उनकी ओर बढ़ गई। कि उन्होंने क्या कहा, वाह भाई, क्या आइडिया है कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती है लेकिन चश्मा बदल सकती है। जब तीसरी बार आया हवलदार साहब, तीसरी बार उधर से आए 15 दिन बाद में, तो फिर से नया चश्मा था मूर्ति पर। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना।
एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। कि हवलदार साहब की आदत सी पड़ गई थी उधर से जाना और कस्बे के उस चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, ये उनके आदत में आ गया था। और एक बार ये जो कौतूहल, जो आश्चर्य था कि उनकी चश्मा कैसे बदल जाता है, वो दूरदमनीय यानी जिसे और न दबाया जा सके कि अब तो नहीं सहन कर सकती, इसे पूछना ही पड़ेगा। उस पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है कि ये जो हमारे जो नेताजी हैं वो हर बार चश्मा कैसे बदल लेते हैं। पान वाले के मुंह में पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। देखो यहाँ पर इस जो ये पैराग्राफ है इसमें आपको पान वाले का रेखा चित्र भी दर्शाया है कि पान वाला कैसा था, उसका रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका आंसर ये बन जाएगा कि पान वाले खुद के मुंह में क्या भरा हुआ था, पान ठूसा यानी भरा हुआ था। और वह एक काला मोटा सा आदमी था, खुश मिजाज यानी हमेशा खुश रहने वाला, हमेशा खुश रहने वाला था। और हवलदार साहब का जब जैसे प्रश्न सुना तो पहले वो आंखों ही आंखों में हंसना, ये मुहावरा है कि आंखों ही आंखों मतलब मन ही मन हंसा, जिससे क्या हुई, उनकी तोंद थिरकी यानी तोंद हिली, पेट जो बड़ा पेट था उसका वो हिला। और पीछे पहले घूमे क्योंकि पान मुंह में पूरा भर रखा था, इसलिए उन्हें बोला नहीं गया, इसलिए उन्होंने पीछे घूम के पान पीक थूकी और फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोले कि कैप्टन चश्मा वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए कि हवलदार साहब इस बात को समझ नहीं पाए कि क्या करता है चश्मे वाला, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया कि ये जो चश्मा बदला हुआ मिलता है आपको हमेशा, तो ये काम ये कैप्टन चश्मे वाला करता है, वो चश्मे को बदल देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। मतलब हवलदार साहब के मन में प्रश्न उठ रहे थे कि क्या मतलब है आपका, क्यों बदल देता है ये चश्मा। हवलदार साहब थे वो अब उसकी बात को पूरी समझ नहीं पाए थे। तो वो समझा रहा है कि ये देशज भाषा में शब्द हैं सारे, जैसे कोई गिराक मतलब ग्राहक, कि जैसे कोई ग्राहक आ गया समझो और उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी चौड़े चौखट यानी जो चौड़े फ्रेम वाला, फ्रेम होती है चौखट का मतलब, जो फ्रेम वाला जो चश्मा है चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर यानी किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बैठा दिया, उधर यानी उधर दूसरा बिठा दिया मतलब लगा दिया। कि उधर क्या कर देता है कि जैसे ही ग्राहक को उस मूर्ति पे लगा वैसा वैसे फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन के पास इतने गिने चुने चश्मे होते हैं, वो चलती बढ़ती दुकान रखता है, तो इसलिए उसमें क्या करते हैं कि बेचारा कहाँ से लाएगा ऐसा। तो मूर्ति के पास जाते हैं और मूर्ति का चश्मा तो उतार के उनको दे देते हैं और वहाँ पर दूसरा लगा देते हैं, ताकि मूर्ति पर भी चश्मा लगा रहे और ग्राहक को भी चश्मा मिल जाए और कैप्टन का भी काम चलता रहे। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है। तो हवलदार साहब के अब धीरे धीरे कुछ समझ में बात आई कि एक चश्मे वाला है और जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा कि कैप्टन कौन है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो कैप्टन कौन है, एक चश्मे वाला है, उसका नाम क्या है, कैप्टन है। और नेताजी को बिना चश्मे की जो मूर्ति है वो बुरी, नेताजी की जो बिना चश्मे वाली मूर्ति है उसको बुरी लगती होगी, या फिर उसको अंदर ही अंदर आहत यानी दुखी या घायल करती होगी, मानो कि चश्मे के बिना नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में जो गिने चुने जो फ्रेम के चश्मे रखता है उसमें से एक मूर्ति पर फिट कर देता है। जैसे कोई ग्राहक आता है वैसे उस फ्रेम की दरकार यानी ज़रूरत होती है, तो उस मूर्ति पर वो लगा चश्मा है वो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा देता है और फ्रेम संभवतः मतलब वो जब जैसे उतारा था उसमें ऐसा लगता है कि वो नेताजी से क्षमा मांग रहे हैं, और वो क्षमा मांग कर उस पर दूसरा फ्रेम की चश्मा लगा देते हैं और वो ग्राहक को दे देते हैं। अब देखो बेटा आगे,
कि चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई भाई, खूब, क्या आइडिया है, कि अच्छा आइडिया है, अच्छा विचार है। लेकिन भाई एक बात अभी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? लेकिन फिर से पान वाले से पूछ रहे हैं हालदार साहब कि भाई एक बात समझ में नहीं आई मेरे, कि जो मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था उनका ओरिजिनल चश्मा, वो कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब देखो, पान वाला तो पान खाने का आदी था, इसलिए उसने थोड़ी देर, वो 2-4 मिनट बीच में गैप हुआ तो उसने दूसरा पान मुंह में ठूस लिया था, दूसरा पान मुंह में ले लिया था। दोपहर का समय था और इसलिए क्या थी, दुकान पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। वह फिर मन ही मन में हंसता, आंखों आंखों में हंसना मतलब मन ही मन में हंसता है। और फिर उसकी तौन थिरकी, मतलब उसका जो पेट था, बड़ा पेट होने के कारण मन ही मन में हंसा तो पेट हिला। कत्थे की डंडी फेंक, मतलब उसने पान की जो डंडी थी उसको फेंका, फिर पीछे मुड़कर जो पीक थी उसको थूका, फिर मुस्कुराकर बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। यहाँ पर हालदार साहब क्या सोच रहे हैं कि हालदार साहब क्या थे, देशभक्त थे, लेकिन पान वाले के लिए तो ये बात कह दी फटाफट कि मास्टर बनाना भूल गया, लेकिन उसके लिए तो ये मज़े की बात थी। लेकिन हालदार साहब को ये चकित करने वाली और अंदर ही अंदर द्रवित करने वाली थी। वो सोच रहे थे कि अपन ने सही सोचा था कि यहाँ कोई वाकई इस कस्बे का अध्यापक है, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, जिसने ये मूर्ति बनाई है और महीने भर में उसको पटक देने का मतलब बनाकर तैयार कर देने का वादा किया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, यहाँ क्या है कि पान वाले ने तो फटाफट कह दिया कि मास्टर बनाना भूल गया, लेकिन ये हालदार साहब के मन में ये बात बिल्कुल भी जची नहीं। उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने महीने भर में मूर्ति तो बना दी, लेकिन वो पारदर्शी की आर पार दिखने वाला चश्मा बनाऊं, कांच वाला बनाऊं, ये तय नहीं कर पाया होगा, या फिर उसकी कोशिश रही होगी बनाने की तो उसमें असफल रहा होगा, या फिर बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में, मतलब बना रहा था और बारीकी के चक्कर में उसकी बना रहा होगा और वो टूट गया होगा, या फिर पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा जो निकल गया होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? यानी हालदार साहब के मन में फिर से एक विचित्र सा आश्चर्य और एक जिज्ञासा जाग गई कि वो हमें उन्हीं के ख्यालों में खोए खोए पैसे चुका दिए और नेताजी की जो चश्मे की देशभक्ति देखी उन्होंने, नेताजी की मूर्ति पर लगाया हुआ चश्मा, तो एक देशभक्ति का भाव था उनके अंदर, तो उसको आगे सर झुकाया अपना और फिर वो जीप की तरफ चले और फिर थोड़े से रुके, फिर पीछे मुड़े और फिर से पान वाले से पूछा कि ये जो कैप्टन बता रहे हो आप, वो कोई नेताजी का साथी रहा है या फिर आज़ाद हिंद फौज का कोई पहले का भूतपूर्व सिपाही रहा है? पान वाला नया पान खा रहा था, अब पान वाले ने तीसरा पान शुरू कर दिया था, इसलिए पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यानी अब जो हालदार साहब उसके कैप्टन के बारे में पूछ रहे थे, वो पान वाला उसके बारे में बिल्कुल बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी फिर से लाल काली बत्ती सी दिखाई और फिर बोला हंसकर कि मजाक उड़ाते हुए उसका कैप्टन का, कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो भी छपवा दो कहीं अगर छपवानी है तो। लेकिन अब हालदार साहब को जो पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए कि हाल उसने तो मजाक में कह दिया ऐसा कि वो क्या जाएगा, लंगड़ा है लंगड़ा फौज में, लेकिन ये बात
हवलदार साहब को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कैप्टन था वो एक देशभक्त था, उसके अंदर देशभक्त की भावना थी और उसका मजाक उड़ाया जाना उनको बिल्कुल भी सही नहीं लगा। पीछे जब मुड़ के देखा तो वो एकदम से अवाक रह गए, एकदम से आश्चर्यचकित रह गए कि एक बेहद यानी जो कैप्टन था वो कैसा था, उसका रेखा चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है बेटा, इसमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए आप कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक की और एक में एक बंद दुकान के सहारे अपना बाँस टिका रहा था। ऐसे इस बेचारे की दुकान भी नहीं। फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। इन्होंने देखा तो एकदम बूढ़ा सा लंगड़ा सा, एकदम गांधी टोपी सर पे लिए हुए, एक आंखों पे काला चश्मा लगाए हुए, हाथ में एक छोटी सी संदूक की और दूसरे हाथ में एक बांस की लकड़ी जिस पे कुछ फ्रेम टाँक रखी थी और गली गली में घूमकर वो बेचता था। और जैसे वो एक बंद दुकान के सहारे अपने बांस को टिका रहा था, बेचारे कोई दुकान उकान नहीं थी, मतलब गली गली में चक्कर लगा लगा के बेचना उनका काम था। तो उन्होंने कहा कि इसके कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका वास्तविक नाम है कि कैप्टन, ये पूछना चाह रहे थे किससे, पान वाले से। लेकिन पान वाले के जो बात करने के तरीके से साफ पता चल रहा है कि पान वाला उसके बारे में बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदले हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी हवलदार साहब 2 साल तक उधर से गुजरते रहे उस कस्बे से, तो उनकी हमेशा वो देखते थे, कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर होता, कभी लाल काला धूप वाला, कभी गोगो चश्मा, उस पर कोई ना कोई चश्मा ज़रूर होता। और जो कस्बे में मतलब कच्ची सड़कें होने के कारण धूल भरी यात्रा, मतलब धूल जो गाड़ी से धूल उड़ती है, उस यात्रा में भी क्या होता, उनको एक आश्चर्य और प्रफुल्लता प्रफुल्लता मतलब प्रसन्नता कि कुछ क्षण उसको मिल जाते उसमें। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। एक दिन क्या देखा, हवलदार साहब उधर से गुजरे तो देखा कि मूर्ति पर न तो कोई चश्मा था और न ही उधर की कोई न पान वाले की दुकान खुली थी और न ही चौराहे पर जो अधिकांश दुकानें थी उस कस्बे की वो सारी बंद पड़ी थी। फिर अगली बार जब भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, जब 15 दिन बाद में फिर से उधर से गुजरे उस कस्बे से, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर आज भी चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने फिर उसी वो आदत बन चुकी थी वहाँ आना, उस चौराहे पे रुकना, पान खाना और मूर्ति को बड़े आराम से ध्यान से देखना, निहारना और फिर आगे बढ़ जाना। अब हवलदार साहब से पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। कि फिर से पूछा कि क्या बात है भाई, नेताजी का वो चश्मा कैसे नहीं है। तो पान वाला एकदम से उदास हो गया। हमेशा जो खुश मिजाज रहता था, हमेशा खुशी से बोलता था, हंसकर बात करता था, उसने आज क्या हुआ, उदास हो गया और पीछे मुड़कर अपना पान नीचे थूका और फिर सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से अपनी आंखें पोंछते हुए कहा कि साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। और हवलदार साहब भी ऐसा सुनकर एकदम से दुखी हो गए थे और चुपचाप पहले थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाकर आगे कुछ भी नहीं पूछा, जीप में बैठकर रवाना हो गए वहाँ से। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए उन्होंने, वो उसी के बारे में सोच रहे हैं कि बार बार सोच रहे हैं कि क्या होगा उस कौम का, कौम यानी जाति जो देश की खातिर इन्हें देश के लिए अपने घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देना, मतलब न्यौछावर कर देना। और लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों पर भी लोग हंसते हैं, हमेशा अपने स्वयं के बिकने के मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, यानी 15 दिन बाद फिर से हवलदार साहब उधर से गुजरे और जैसे वहाँ से गुजरे तो उनके मन में फिर से विचार आया कि आज हम न तो यहाँ रुकूंगा और न ही मूर्ति की तरफ ही देखूंगा।
कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। यानी जो कस्बे की हृदय स्थली यानी जो मेन चौराहा है जो बीच का, उसमें सुभाष की प्रतिमा यानी मूर्ति तो अवश्य लगी होगी वहाँ पर, अवश्य प्रतिष्ठापित यानी मजबूती से लगी हुई होगी वहाँ पर। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। और सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यानी आज उन्होंने ऐसा लग रहा था कि मूर्ति पर फिर से चश्मा नहीं होगा, इसलिए पहले से ड्राइवर को कह दिया कि उस चौराहे पर रुकेंगे नहीं और नहीं पान कहीं आगे खा लेंगे, क्योंकि आज बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम आगे है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब देखो, वैसे मन में तो दर्द निश्चय कर लिया था, ड्राइवर को भी बोल दिया था कि न तो चौराहे पर आज पान नहीं खाएंगे, वहाँ रुकना नहीं है चौराहे पर, क्योंकि बहुत सारे काम है, कहीं आगे खा लेंगे। लेकिन जो 2 साल से उधर से गुजर रहे थे तो आदत सी बन गई थी उस चौराहे पर रुकना, मूर्ति को बड़े आराम से निहारना, वहाँ पान खाना। तो मन में तो निश्चय कर लिया था, लेकिन आज वहाँ रुकेंगे नहीं और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन एकाएक क्या हुआ, जैसे उस चौराहे पर आए, आंखें एकाएक अपने आप ही उस मूर्ति की तरफ उठ गई और कुछ ऐसा देखा कि चीखे जोर से कि रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे और जो रास्ते में स्पीड में रोकी गाड़ी को, तो जो रास्ते में लोग जा रहे थे उन्होंने भी देखा चारों तरफ कि ये क्या हुआ। जीप रुकते न रुकते जैसे ही रुकी जीप, हालदार साहब जीप से कूदकर बड़े तेज कदमों से मूर्ति की तरफ भागे और ठीक उनके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। और मूर्ति की आंखों पर, क्योंकि मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जो सरकंडे से बना हुआ था, जैसे कुछ छोटे बच्चे बना लेते हैं। और ये देखते ही हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। भावुक होने, भावनाओं में बह जाना कि भावुक हो गए। क्यों हो गए भावुक? कि क्वेश्चन ये भी उन्हें कह रहे हैं कि हालदार साहब भावुक क्यों हो गए? भावुक इसलिए हो गए क्योंकि उनके मन में विचार आया कि आज भी बच्चों में देशभक्ति का भाव जिंदा है।